बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। पाकिस्तान की तारीख़ में 12 आम इंतखाबात हो चुके हैं, लेकिन इन 12 इंतखाबात की एक ही कहानी है, और वो ये है कि हर इंतखाब में जो हार जाते हैं वो कहते हैं जी कि हमारे साथ धांधली हो गई है। लेकिन ये जो 2024 का इलेक्शन था, 2024 के जो इंतखाबात थे, इसमें एक नया पहलू सामने आया, और वो ये है कि कुछ जीतने वालों ने जीतने के बाद ये ऐलान किया कि हम नहीं जीते, जीता कोई और है, और उन्होंने अपनी जीती हुई नशस्त जो है वो छोड़ने का ऐलान कर दिया। और उसकी एक मिसाल जमात इस्लामी के हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब हैं, जिन्होंने कि सिंध असम्बली में अपनी जीती हुई सीट छोड़ दी और कहा कि उनकी सीट से एक आज़ाद उम्मीदवार जीत गए थे। और इस इलेक्शन की एक और अहम बात यह है कि जो दो अहम पार्टियां हैं, एक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और एक तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस, जो कि दरअसल तहरीक इंसाफ से दो ग्रुप टूट के बाहर आए थे, उनके जो सरबराहान हैं जहांगीर तरीन और परवेज़ खटक, दोनों ने अपने न सिर्फ पार्टी ओहदे छोड़ दिए हैं, बल्कि जहांगीर तरीन साहब ने तो सियासत ही छोड़ने का ऐलान कर दिया है। यानी कि कप्तान के जो दो साथी थे, उनकी जो सियासत है वो एक की ख़त्म हो गई है और दूसरे की ख़तरे में नज़र आ रही है। जबकि जमात इस्लामी के सरबराह जो सिराजुल हक साहब हैं, उन्होंने अपनी कारकर्दगी को गैर तसल्ली बख्श करार दे के अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो नई हुकूमत है उसमें कौन कौन शामिल होगा, कौन किसके साथ मिल के हुकूमत बनाएगा। तो इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फैसल वाडा साहब। अब आप सोच रहे होंगे कि इन्होंने तो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, इनको क्यों बुलाया? तो इनको क्यों बुलाया ये हम आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे। और उनके साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, जो इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़े और जीत गए, और उनके साथ मौजूद है जनाब शुएब शाहीन साहब, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, जिन्होंने इलेक्शन लड़ा, लेकिन उनके बारे में इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि वो इलेक्शन हार गए। तो हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। फैसल वाडा साहब, आपसे। आपने काफ़ी दिन पहले हमारे प्रोग्राम में एक प्रेडिक्शन की थी, ज़रा पहले वो हम सुना देते हैं अपने नाज़रीन को। अगले इलेक्शन में नए चेहरे नजर आ रहे हैं आपको? मुझे तो आजाद चेहरे नजर आ रहे हैं और आजाद जीतते हुए नजर आ रहे हैं। पीडीएम 2 बनेगी। आपको लग रहा है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी दोबारा इकट्ठे हो गए हुकूमत बनाएंगे? देखिए, मेरी बात सुने, अगर आपने इसको 2-2.5 साल का एक्सपेरिमेंट करना है तो आप जरदारी साहब को माइनस नहीं कर सकते, पीपल्स पार्टी को माइनस नहीं कर सकते। पीडीएम 2 बनने जा रही है, आप क्या बातें कर रहे हैं? वाडा साहब, आपकी दो बातें सही साबित हुई। एक तो आज़ाद चेहरे आपको नजर आ रहे थे, और दूसरा पीडीएम 2 बनने जा रही है। तो आपको यकीन है कि पीपल्स पार्टी जो है वो मुस्लिम लीग नून के साथ दोबारा हुकूमत में शामिल हो जाएगी? बहुत शुक्रिया मीर साहब। मीर साहब, एक तो मेरी काफ़ी बातें हैं, दो नहीं बहुत ज़्यादा सही साबित हो गई हैं, और मैं बड़ा क्लियर हूँ इसके बारे में कि पीपल्स पार्टी के साथ कोलिशन बनेगी, और सब कुछ वो दबोच लेंगे, नोच लेंगे पीपल्स पार्टी वाले, और वो बड़ी विन विन पोजीशन पे खड़े हुए हैं। और इसके बावजूद भी मेरा तजिया अभी भी वही होगा, 1.5 साल 2 साल 2.25 साल शायद मोचाती तौर पे। अदरवाइज तो पटाखा 6 महीने बच जाएगा। तो 6 महीने में पटाखा बच जाएगा? अगर मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर आते हैं, नवाज शरीफ साहब, और क्या कहते हैं पीपल्स पार्टी कोalition का हिस्सा नहीं बनती, तो फिर तो पटाखा बच जाएगा मेरे ख्याल 6 महीने। आपके ख्याल में वज़ीर आज़म कौन होगा? देखिए, वज़ीर आज़म के चांसेस और हालात और वाक़यात के हिसाब से, तो मैंने आपके शो पे भी कहा था कि अगर वालिद साहब प्राइम मिनिस्टर होंगे तो बेटी चीफ मिनिस्टर नहीं होगी, चीफ मिनिस्टर बेटी अगर होगी तो वालिद साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। कुंडलियों का मसला है, हॉरोस्कोप का प्रॉब्लम है। तो उसके हिसाब से ज़्यादा चांसेस तो हैं कि शहबाज शरीफ साहब को होना चाहिए, वरना कोई डार्क हॉर्स भी हो सकता है, 1% आप डार्क हॉर्स ले सकते हैं। अच्छा जी। अच्छा, तारिक फजल चौधरी साहब, अब बिलावल साहब जो हैं उन्होंने तो अपनी कैंपेन में ये कहा था कि लड़ाई तो असल में नून लीग की और पीपल्स पार्टी की है, और अब नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे से मुलाकातें कर रहे हैं। तो सियासत में हालात बदलते रहते हैं, लेकिन अभी सिर्फ चंद दिन पहले बिलावल साहब ने क्या कहा था, जरा सुनाएं। आजकल इंडिपेंडेंट का शोशा भी है। आपने अपने साथियों को समझाना है कि लड़ाई तो अब मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी का दरमियान है। अगर आपने इस शेर का रास्ता रोकना है, अगर आप चाहते हो कि हम चौथी बार वाला साजिश नाकाम करवा दे, तो एक ही तरीका है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तीर पे मोहर लगाए। तो डॉक्टर साहब, बिलावल साहब शेर का रास्ता रोकना चाहते थे, लेकिन अब शेर जो है वो चल कर
बिलावल साहब के पास जा रहा है और दरख्वास्त कर रहा है कि आइए हमारे साथ मिल के हुकूमत बनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी साहब, हमारी जो 16 माह की PDM की गवर्नमेंट है उसमें भी हम ये बात कहते रहे हैं कि अगला इलेक्शन PDM में शामिल जमातों ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ना है, और हमने एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ा। हम तीर का रास्ता रोकना चाह रहे थे इलेक्शन में, वो हमारे शेर का रास्ता रोकना चाह रहे थे, और बाकी भी जमातें ज़रा जो कंटेस्ट कर रही थी वो अपना एक मंशूर और अपना प्रोग्राम लेके जा रही थी और बाकी सब का रास्ता रोकना चाह रही थी। वो तो थी इलेक्शन से पहले की सूरत हाल। अब इलेक्शन के बाद की जो सूरत हाल है, इसमें तो मैंने शायद आपके प्रोग्राम में भी ये कहा था कि बहुत ही खुशाइंद होता कि अगर एक पार्टी जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आ जाती और सादा अक्सरियत ले लेती, तो मुल्क जिन बुरहानी कैफियत से गुज़र रहा है उसकी लंबी तफसीलात क्या बयान करनी, सबको पता है हम किन मसाइल से दो चार हैं, उनसे निपटने में आसानी होती। और कोalition गवर्नमेंट के अंदर जो आपको कंप्रोमाइज़ होते हैं, जहाँ जहाँ आप आज़ादाना फ़ैसले नहीं कर सकते, सारी पार्टियों को एतमाद में लेना, बाज़ मानते हैं बाज़ नहीं मानते, वो कैफियत आपका रास्ते में एक रुकावट है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इस वक्त असम्बली में सियासी जमातों की सीटों की पोजीशन है, उसमें कोई भी जमात इस पोजीशन में नहीं है कि वो हुकूमत बना ले। उसके लिए आपको दूसरी जमातों के साथ बात करना वो ज़रूरी है, वो मजबूरी है मौजूदा हालात की, और वो करनी पड़ रही है। अच्छा शुएब शाहीन साहब, अब तहरीक इंसाफ जो है वो कह रही है जी हमने ना नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत बनानी है, ना पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनानी है, तो नंबर गेम तो आपकी भी 100 से कम है, तो फिर कोई फ़ैसला आपका अभी तक हुआ नहीं है, तो कोई फ़ैसले करने में कोई तहरीक इंसाफ ताख़ीर का शिकार नहीं है? देखिए हामिद मीर साहब, पहली बात तो यह है कि आपने मेरे नोटिफिकेशन का जिक्र किया है, मैं उसको क्लैरिफाई करके आगे जाऊँ। कुछ हैं जो हकीकी इलेक्टेड नुमाइंदे, जिसमें मैं भी हूँ इलेक्टेड नुमाइंदा, जो मैंने 1 लाख तकरीबन 5,000 वोट लिए हैं। तारिक फजल साहब ने 51,000 लिए हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्म 45। और कल इनको जवाब इनको ले लीजिएगा, आप मुझे बात करने दें, इनको बात मुकम्मल कर लें, मैं बात करके आपकी तरफ बिल्कुल आप कीजिएगा। कल इनकी मौजूदगी में पहले इलेक्शन कमीशन ने हमें स्टे दे दिया, कंसोलिडेशन रोक दें। रिटर्निंग अफसर साहब ने राइटिंग में एक ऑर्डर जारी किया, कंसोलिडेशन प्रोसेस इज़ पोस्टपोन्ड टिल नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ द ECP। और कल की तारीख का आज नोटिफिकेशन भी आ गया कि जनाब ये जीत गए और हम हार गए। अब क्वेश्चन यहाँ ये पैदा होता है कि कुछ तो हैं कठपुतली नुमाइंदे, कुछ हैं हकीकी इलेक्टेड। नोटिफिकेशन NA 46, 47, 48 तीनों का है जी, तीनों का है। मैं वही कह रहा हूँ ना, ये कंसोलिडेटेड नोटिफिकेशन होता है, ये अलग एक शहर का या एक इलाके का नहीं होता। वो तब होता है कि जब कंसोलिडेटेड नोटिफिकेशन में अगर कोई किसी का स्टे है, कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, किसी का डिस्प्यूट है, तो वो 1, 2, 3 का अलग हो सकता है, वरना ये जॉइंट होता है। लिहाजा जो हम इलेक्टेड हैं, जिनके पास फॉर्म 45 की पूरी कापियाँ मौजूद हैं, उनके हमारी तादाद 170 से भी ज़ायद है। हम तो 2/3 मेजॉरिटी ऑलरेडी ले चुके हैं। अब जो लोग इस वक्त फ्रॉड और डकैती करके हमसे ये छीन चुके हैं पब्लिकली, एक चोरी होती थी ना किसी ज़माने में, और मैं ये कहता हूँ कि जो कच्चे के डाकू हैं वो मुंह छुपा करके वहाँ फिरते हैं। अच्छा, एक सवाल है, पक्के के डाकू, इसे भी आखिरी बात करके एक सवाल, आज पक्के के डाकू सब मिलके वो जश्न मनाते हैं, जनाब ये जीत गए, इनको हमने जिता दिया, हमने नोटिफिकेशन कर दिया। सवाल है, पीछे सवाल तो सुन लेना मेरा। परवेज़ खटक साहब जो हैं वो तो इलेक्शन हार गए, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया अपनी पार्टी की सदारत से। जहांगीर तरीन साहब इलेक्शन हार गए, उन्होंने पार्टी की सदारत से इस्तीफ़ा दे दिया। और तो और राना सनाउल्लाह साहब इलेक्शन हार गए, साद रफ़ीक साहब इलेक्शन हार गए। तो अगर ये सारी डकैती थी तो फिर इनको भी जितवा देते। नहीं तो 2 से या 4 बंदों से, ये तो वो माजरत के साथ अगर मैं कहूँ, ऐसा एक डंपिंग प्लेस रखा था गंद इकट्ठा करने का। ये जो किंग्स पार्टियां बनाई गई थी सो कार्ड, असल में तो एक ही किंग पार्टी थी ना जिसको लाना मकसद था, जिसको लाडला सुपर लाडला लाया गया। इमरान खान ने 1 साल पहले क्या कहा था, 3 काम हो गए, लेकिन वो सुपर लाडला आप नवाज शरीफ साहब को कह रहे हैं ना? जी मैं उसी को कह रहा हूँ। तो वो मानसेरा से वो भी हार गए। तो मसेरा से हारे तो बुरी तरह हारे ना। अभी जो यास्मीन राशिद के मुकाबले में जिताया गया, कैन यू इमेजिन, ओरिजिनल टोटल वोटों से भी ज्यादा कर दिया गया। जिस अंदाज से, इनका रिस्पांस ले लेना प्लीज जी। गुजारिश ये है कि शोएब शाहीन साहब ने, मुझे कुछ आइडिया था कि आप इन्हें प्रोग्राम में बुलाएंगे और इन्होंने कोई बात नहीं करनी सिवाय अपना रोना रोने के। हाँ ठीक है जी, आपने नेशनल लेवल का जवाब किया, मैंने आपको नेशनल लेवल की बात पे आपको रिस्पॉन्ड किया। इनकी तीनों पटिशंस मेरे सामने हैं।
क्योंकि आप शरारत करते हैं, मुझे पता है, मैं आपको कह रहा हूँ तो मैं तीनों पिटिशनें साथ लाया था, मुझे पता था आप इनको बुलाएंगे। ठीक है। एक इन्होंने की सबसे पहले हाई कोर्ट में रेट, उसमें उन्होंने कहा जी मुझे अंदर नहीं जाने दिया गया जहाँ पे गिनती हो रही थी। हालांकि ही वॉज द ओनली कैंडिडेट जो अंदर गया, इनके अलावा कोई कैंडिडेट अंदर नहीं गया, मैं भी अंदर नहीं गया, ठीक है जी, जहाँ पे रिटर्निंग अफसर गिनती कर रहे थे। फिर उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा जनाब के कंसोलिडेशन को रोक दिया जाए। उसमें इलेक्शन कमीशन ने जो ऑर्डर किया वो मेरे सामने पड़ा हुआ है और ये खुद माशाल्लाह वकील हैं, लेकिन मैं आपको पढ़ देता हूँ। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि कंसोलिडेशन शैल रिमेन सस्पेंडेड टिल द फर्दर ऑर्डर्स इफ नॉट ऑलरेडी कंक्लूडेड। आपको भेजूं, देखेंगे आप? मैं जवाब दूंगा। इफ नॉट ऑलरेडी कंक्लूडेड, अगर इस ऑर्डर से ने क्या ऑर्डर पहले किया कल आपकी मौजूदगी में? एक मिनट जरा उनका जवाब ले लें। अगर इस ऑर्डर से पहले इलेक्शन कमीशन कहता है कि ऑलरेडी वो कंक्लूड नहीं हो गई तो रोक दें। तीनों हलकों की इस ऑर्डर से पहले कंक्लूड हो चुकी थी। कमाल है, आपके साथ कल मेरी मौजूदगी में क्या ऑर्डर पास किया? NA-48, ठीक है जी। एक का टाइम तो सुबह 9 बजे, दूसरे का 10 बजे, तीसरे का को 11 बजे या 12 बजे। ये ऑर्डर जारी हुआ है 4:30 बजे। इस ऑर्डर की रोशनी में कि इफ नॉट ऑलरेडी कंक्लूडेड, मुझे आप बताएं कि पीछे क्या रहेगा। अच्छा, आप सिर्फ एक बात का जवाब और दे दो। तीसरी बात एक बात का सिर्फ जवाब दे दो, चूंकि झूठ मुंह पे बोल रहे हैं इसलिए वो कहते हैं ना। नहीं झूठ नहीं, झूठ आप बोल रहे हैं। सुन ले, बारी बारी अगर बात करें तो आपकी अच्छा मेहरबानी। चले, मेरी मौजूदगी में बारी बारी अगर बात करें आपकी मेहरबानी। इस तरह तो आपने कैंडिडेटों को बढ़ा के लड़ाना है तो मैं तैयार हूँ। नहीं, मैं इनका जवाब दूसरी बात ये है कि मैंने ये बताऊं कि कच्चे का डाकू पक्के का डाकू, आप लोगों से बड़ा डाकू 2018 में था ही कोई नहीं, और दिन दिहाड़े डकैते आप लोगों ने। अच्छा, शुएब साहब, आपको आदत है, आपको आदत है मैंडेट चोरी करने की, आपको आदत है डाके मारने की, लेकिन प्लीज इसको सिर्फ एक हल्के की लड़ाई ना बनाएं। मैं नहीं बनाता, सिर्फ एक बात कर लो। मैं एक हल्के की बात भी नहीं की, डाकू पक्के का डाकू सिर्फ आपको 2018 में जो आपने मैंडेट चोरी किया, अपोजिशन तो आपका बैठ ही नहीं रही थी 2018 के असेंबली में। रिस्पांस दें फिर। वो तो हमने ये कहा कि मुल्की हालात को देखते हुए हम वहां पे बैठेंगे। रिटर्निंग अफसर ने आकर मुझे, और आपने बिल्कुल सही कहा, हमारे तमाम स्टार वार्ड्स हार गए। यार अब बात तो करने दे, बीच में स्टार वार्ड्स हार गए। ठीक है, बात तो करने दे, बीच में क्यों बोल रहे हैं? रिटर्निंग अफसर ने हमें लिख के दिया, राइटिंग में, ओरिजिनल राइटिंग मेरे पास मौजूद है, प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन इज पोस्टपोन टिल नेक्स्ट ऑर्डर पास बाय द ECP। चले ठीक है। अब मुझे बता दें कैसे आप कह सकते हैं। चलिए अब आगे दूसरा आप आगे चलते हैं। जो आप मैंने आपको मेजॉरिटी की बात दी है, इट वाज ऑलरेडी कंक्लूडेड बिफोर दिस ऑर्डर के जो हमारे फॉर्म 45 के मुताबिक जीते हुए कैंडिडेट्स ने, जिसको मुखालिफ सारे तस्लीम कर रहे हैं, तो उनको आप किसी सूरत रिफ्यूज नहीं कर सकते। इनका जो डिप्टी स्पीकर है सर सुन ले, 5 साल वो स्टे ऑर्डर पे रहा है, इनको वोट आगाज़नी नहीं थी, मुल्क की अपनी बात नहीं करेंगे, कमजोर कर रहे हैं, दूसरों को बस जो है वो इल्जाम देते रहेंगे। चले शुएब साहब, आप जरा आप एक कौमी सतह के एक पार्टी के कौमी सतह के कौमी सतह पे आप अगर 70-80 सीटें छीन लेंगे तो आप क्या ये डकैती भी ना कहें? अच्छा, उसको हम क्या नाम दें? 2018 में वो नाम दे देता हूं। 2018 में जो डकैती की उसके बाद इनका एक ही जवाब था, अदालतें मौजूद हैं, आज भी अदालतें मौजूद इनके हैं। साथी कौमी असेंबली में होंगे शुएब शाहीन साहब के, आपके साथ जी आपके हिसाब से आप मैं यही पूछने लगा हूं कि आपके हिसाब से वो 90-92 रहेंगे या कम हो जाएंगे या बढ़ जाएंगे? देखिए मीर साहब, एक जो जुडिशल सिलेक्शन 2024 थी ना, उसके तहत अगर आप 93 पकड़ लें, गिव और टेक हिसाब किताब करने के लिए, तो 30 तो वो लोग होते हैं जो हमेशा से आज़ाद होते हैं, जो इनके बैक नहीं है, PTI के बैक नहीं है, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, हमेशा से आते हैं, जिधर गवर्नमेंट बनती है उधर चले जाते हैं। तो वो तो आप 30 माइनस कर दें इसमें से, गवर्नमेंट की तरफ, नून लीग की तरफ कर लें, ठीक है जी। बाकी बचे 63, गिव और टेक 30, 35, 28 बिक जाएंगे, उनकी बोलियाँ लग रही हैं। अभी भी हम जब बात कर रहे हैं आपके साथ, तो अब फाइनल बोलियां अगले 72 घंटे में लगनी है। यानी कि हॉर्स ट्रेडिंग शुरू होगी? हाँ, दबा के शुरू होगी। इसको कहते हैं जमहूरी पैकेज, हॉर्स ट्रेडिंग नहीं कहते। अब सब चीज़ चेंज हो गई ना। अब हम पहले कहते थे जनरल इलेक्शन है, अब हम कहते हैं जुडिशल सिलेक्शन है। इतना हॉर्स ट्रेडिंग को आप पाकीज़गी में ले आए। डेमोक्रेटिक पैकेज। जुडिशल सिलेक्शन कह रहे हैं, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है? क्यों? इसमें जुडिशल सिलेक्शन के मैंने तो सवाल किया है। नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। जुडिशल सिलेक्शन में उसको कहता हूँ। ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नोटिफिकेशन हो रहे हैं ना। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किया है, हाँ, वो भी तो जज की पावर रखता है। अच्छा, तो मैंने कोई गलत तो नहीं किया। और अगर इलेक्शन कमीशन की भी आप बात कर रहे हैं और मैं भी वो बात कर रहा हूँ, और जुडिशल सिलेक्शन का उस जगह पे भी ले जाए, तो इलेक्शन कमिश्नर की जो परफॉर्मेंस है, उसकी जो परफॉर्मेंस है, और जो उनके सुसर हैं सईद बेदी साहब, उनका नून लीग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं, तो कुछ छुपी हुई चीज़ है। अच्छा ये बताएं, एक बुरा सवाल बुरा ना बनाइएगा, ये जहांगीर तरीन साहब ने अब तहरीक इंसाफ छोड़ी, आज उन्होंने सियासत छोड़ दी। परवेज़ खटक साहब ने
तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बनाई, आज पार्टी का ओहदा ही छोड़ दिया। आपने भी तहरीक इंसाफ छोड़ी, आप हैं किस तरफ आजकल? देखिए, मैं तो आज़ाद का सीज़न चल रहा है तो मैं भी आज़ाद एंजॉय कर रहा हूँ। तो मेरी आज़ादी पे आप तनख्वाह ना लगाएं। अच्छा, तारिक फजल चौधरी साहब, ये जो फैसल वाडा साहब कह रहे हैं जी कि ये हार्स ट्रेडिंग नहीं है, ये तो जमहूरी सिलेक्शन है, यानी कि जमहूरी पैकेज, यानी कि वफादारियाँ तब्दील की जाएंगी। तो आपकी पार्टी की जो क़यादत है, ये माजी में सियासी वफादारियाँ तब्दील करने की बहुत शदीद अल्फाज में मजम्मत करती रही है। ज़रा सुने क्या क्या कहते रहे हैं। लोटों को रखेंगे बाथरूम्स में, उनकी जगह बाथरूम्स में, उनकी जगह आपके वोटों के डब्बों में नहीं है। कोई लोटा मुश्किल वक्त में जमात का साथ छोड़ के चले जाने वाला बेवफा उसकी जगह बाथरूम में है, लोटों की जगह गुसल खानों में है, लोटों की जगह आपके वोटों के डब्बों में नहीं है। मेरे साथ एक वादा करो कि पार्टियां छोड़ने वाले लोटों को वोट नहीं दोगे। अब सवाल ये है कि अगर पार्टी का टिकट कोई इंडिपेंडेंट लड़े या पार्टी के टिकट पे लड़े या किसी और निशान से लड़े, लेकिन अगर पता है कि ये पीटीआई के वोटरों के वोट से मुंतखब हुआ है और वो आपको ज्वाइन कर ले, तो ये सही है या गलत है? देखिए, बात यह है मीर साहब कि इस वक्त असेंबली के अंदर प्रैक्टिकली जो कवानीन मौजूद हैं, कोई लोटा हो ही नहीं सकता। और सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर के तहत कि जिसमें अगर आपने किसी दूसरे को वोट दी, उसका केस किए बगैर, परंतु स्पीकर भेजेगा केस, तो आप डिस्क्वालीफाई होंगे, उससे पहले ही आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो लिहाजा कोई भी जमात अगर किसी दूसरे जमात के बंदे को लोटा बनाने की कोशिश करेगी, वो तो हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है और वो ज्वाइन करना चाहता है, अब ये वोट के ऊपर तो नहीं लिखा होता कि ये पीटीआई के वोट है, ये आम वोटर है, या ये स्टूडेंट के वोट से बना है, ये किसके वोट से बना है। इस वक्त जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, उनका ये राइट मौजूद है कि वो किसी जमात को ज्वाइन करें। और ये शोएब साहब वकील हैं, आपको बताएंगे कि उसमें इलेक्शन एक्ट के अंदर कोई टाइम भी है कि इस टाइम फ्रेम में आप कोई ना कोई जमात आपको ज्वाइन करनी है। ठीक है। तो ये अब इनके जो हिमायत याफ्ता हैं, जिनको पीटीआई कहती है कि जो हमारे लोग हैं या इन्होंने टिकट दिए हैं, वो इनके लोग हैं, उनकी हिफाजत ये करेंगे। कई इंडिपेंडेंट जीते हैं जो दोनों जमातों से नहीं है, किसी जमात, हमारी इस्लामाबाद की जो भी सीट NA48 है, वहाँ से जो कैंडिडेट जीते हैं, हम उसकी सपोर्ट कर रहे थे, PMLN उसकी सपोर्ट कर रही थी। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उन्होंने ज्वाइन कर लिया हमें। शुएब साहब, मेरा आपसे और सवाल दूसरी मैं सिर्फ एक कमेंट कहूँगा, जो वाडा साहब ने बात की है, ये बिल्कुल गलत है। कि अगर किसी का कोई ससुर, चाचा, मामा नवाज शरीफ के साथ काम करता रहा है और उनका कोई रिश्तेदार आज अगर इसकी अहम एक आइनी जिम्मेदारी के ऊपर है, मैं इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा हूँ, तो उन्हें आप उसे टैग करके इल्ज़ाम लगाएं, ये बड़ी ज्यादती की बात है। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। चलें, छोड़ दें। नहीं, आपने सईद मेहदी साहब का नाम नहीं लिया। मारूंगा मैं इसके ऊपर। नहीं, आपने सईद मेहदी साहब का नाम नहीं लिया। मेरी बात सुने, वो खुद भी बड़े ऑनरेबल आदमी हैं। अच्छाई की ना मैंने उनकी बुराई की। मैंने उनको आपको एक कहा कि जो इलेक्शन कमिश्नर है राजा सिकंदर साहब, बहुत काबिल तारीखी फैसले करते आए एज इलेक्शन कमिश्नर, और उनके ससुर का ताल्लुक आपके मियां साहब के साथ था, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी। मैंने यहाँ फुल स्टॉप लगा। एक मिनट, आपने जो एक्चुअली जो डिफेंस में आप आए हैं ना सर, उससे मामला आपने कॉम्प्लिकेट करके एक्चुअली जो मेरी दिली ख्वाहिश है वो ले आया। दोनों को जाती तौर पे जानता हूँ, दोनों इंतहाई ऑनरेबल और क्रेडिबल लोग हैं दोनों। वैसे इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको, ये मेरी जाती इन्फॉर्मेशन। सईद मेहदी साहब की किताब आने वाली है, ओके, आप पढ़िएगा ज़रूर। आपकी सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी कि नवाज शरीफ साहब के बारे में और बाकी जिन जिन लोगों के साथ उन्होंने काम किया है, उनके ख्यालात हैं क्या। आपके छक्के छूट जाएंगे जब आप पढ़ेंगे। अच्छा, अब मुझे आगे चले। एक रिक्वेस्ट मेरी, छक्के तो छूटने की चीजें अब हमारे सामने आई नहीं अभी जो कुछ हो रहा है इसके बाद छक्के छूटने की कोई बात रहेगी। अब मेरा आखिरी एक चीज़ बोल दूं, फिर आप लोग करते रहिएगा। देखिए, जो शाहीन साहब का है, शोएब साहब का है, डॉक्टर साहब का है, देखिए जो फॉर्म 45 है ना और 47 है, उसकी जो कॉनोटेशन है ना, तो 4, 6, 8 तो जुडिशल निज़ाम के तहत इंसाफ मिल जाएगा। बाकी वो कागज़ दोनों जीतने वाले और हारने वाले के पास, उसमें भुट्टे या छोले आप खा सकते हैं। उसकी रिकॉर्ड का हिसाब बना लीजिएगा। यानी कि फॉर्म 45 की कोई अहमियत नहीं है। 45, 47 हारने वाले के पास भी है, जीतने वाले के पास भी है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो हमारा निज़ाम है अदालती, उसके अंदर मुर्दे के वोट का ही फैसला 4 साल बाद आता है। अच्छा, आप बार बार जुडिशरी की तरफ जा रहे हैं। मुझे अभी भी पाकिस्तान की अदालतों से मेरा ख्याल है कि हमें हमेशा अच्छी तवक्को रखनी चाहिए। कुछ अच्छे ज़रूर होंगे, लेकिन जो निज़ाम है, उस निज़ाम की खराबी
आपका हक है कि आप उसको अच्छा, करें मैंने ताकि शुएब ठीक शाहीन रहे। साहब से एक बड़ा ही अहम सवाल करना है और मुझे उम्मीद है कि शुएब शाहीन साहब मेरे सवाल से नाराज़ नहीं हो सकता है परेशान हो जाएं, लेकिन सवाल मैं करता हूँ उनसे वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। अब सवाल जो है वो मेरा ये है शुएब शाहीन साहब से कि ये जो इनकी पार्टी के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं, अब तक इनमें से एक साहब जो हैं ये मुस्लिम लीग नून में जा चुके हैं और उनका नाम है वसीम कादर साहब। और वसीम कादर साहब को जब पीटीआई ने टिकट दी थी तो उस वक्त ही इनकी पार्टी के वर्करों को अच्छी तरह पता था कि ये आदमी इनके साथ मुखलिस नहीं है। जी हाँ, मुझे भी ये बात बहुत से लोगों ने कही और ख़ुद वसीम कादर साहब को भी ये कहा गया कि भाई हमें पता है कि आप बाकी सब गिरफ़्तार हो रहे हैं, उनके घरों पर छापे पड़ रहे हैं, आप तो आराम से घर बैठे हुए हैं, तो आप टिकट क्यों मांग रहे हैं। तो फिर उन्होंने जो है जब टिकट उनको दी गई तो उन्होंने एक बयान दिया था, ज़रा वो सुने वो क्या बयान था। मैं चौधरी वसीम कादर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिपाही, मैं ये हल्फिया बयान देता हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे हल्का NA 121 से जितवाया तो मैं इमरान खान साहब का वफादार रहूँगा। मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के बात कर रहा हूँ। मैं अपने घर वापस आ गया हूँ। अपने इलाके की डेवलपमेंट के लिए, अपने इलाके के लोगों के लिए मैं दोबारा मुस्लिम लीग नून में ज्वाइन कर लिया मैंने। अब शुएब शाहीन साहब, सवाल मेरा आपसे ये है कि मैं आपकी पार्टी के सीनियर रहनुमाओं के नाम ले सकता हूँ अगर आप चाहेंगे, जिन्होंने ये प्रेडिक्शन की थी कि ये आदमी जो है ये छोड़ के चला जाएगा, इसको टिकट ना दे। मैनिपुलेट किया गया, जानबूझ के इसको टिकट दिलवाई गई और उसने वही किया जो कि उसके बारे में खदशा था, और 3-4 इस तरह के और भी हैं। क्या आप ये मानेंगे कि आपकी पार्टी के अंदर जिन लोगों को टिकटें दी गई या दिलवाई गई उसमें मैनिपुलेशन हुई और जानबूझ के उसमें कुछ ऐसे लोगों को भी टिकट दे दी गई जिन्होंने छोड़ के जाना था? देखिए, मैं कुछ ज़्यादा तफसीलात में तो नहीं जा सकता, लेकिन इस प्रोसेस ऑफ टिकट तकसीम में मैं शामिल नहीं था, मगर मेरी चूँकि रेगुलर मुलाकातें थी इमरान खान साहब के साथ। प्रॉब्लम ये था, मैंने खुद रेट पटिशन फ़ाइल की थी। हम अगर कोई चिट, एक कागज़ का एक लाइन भी लेके जाते थे ना, हमसे ले लिया जाता था। फिर मैंने रेट पटिशन फ़ाइल की कि जनाब हमें कंसल्टेशन के लिए टाइम दिया जाए, और हमने एक कमेटी बना दी कि ये 6 बंदे होंगे जो जाकर कंसल्ट करेंगे फॉर्मर चेयरमैन के साथ, हमारे चेयरमैन गौहर साहब और मैं था उसमें, बाकी अहमद खान साहब, बाकी दोस्त भी थे। हमें कंसल्टेशन कर देनी दी जाए ताकि किन को टिकट देनी है। उन्होंने फिर आर्डर किया, कोर्ट ने सिर्फ एक बंदे को इजाज़त दी, गौहर को, और उसके बाद वो जाते रहे, मगर कई दफ़ा 3-3 घंटे बाहर खड़े होकर कभी हमें मिलने नहीं दिया जाता था। तो ज़ाहिर है कंसल्टेशन प्रोसेस में भी प्रॉब्लम हुए हैं और हमें टिकट्स फाइनल होने में भी बहुत देर लगी, और ये चीज़ें रही हैं। इस पर मैं कोई दूसरी राय नहीं कायम करता। देखें, इमरान खान साहब बाहर हूँ, बाकी लीडरशिप या जेलों में थी या अंडरग्राउंड थी। मुझे बताएं, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन में तो गलतियाँ हो सकती हैं, हम सब इंसान हैं, मगर इनके बारे में एक मुतज़ाद राय चल रही है। मुझे नहीं पता ज़्यादा तफसीलात। मुतज़ाद राय ये है कि इनको अगवा किया गया था और उसके बाद शामिल कराया गया। मुझे नहीं पता, कुछ लोग कहते हैं उन्होंने खुद कहा है कि मैं अपनी कादर ने खुद कहा है कि मुझे कोई अगवा नहीं किया गया। वो तो डार भी उस वक्त कह रहा था कि मैं अपनी मर्जी से गया। उस वक्त तो सदाकत अब्बासी ने भी कहा था लेकिन अपनी मर्जी जो से गया। स्टेटमेंट है जिसमें वो अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जान के बात कर रहे हैं, ओथ ली। और इस वक्त आपको एक बात बताऊं, यकीन करें, मैंने जितना इमरान खान को पिछले 2 साल में डिफेंड किया, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, स्पेशली 9th पे के बाद। मैं जब पब्लिक से वोट लेने गया, मुझे लोगों ने एक नहीं कई जलसों में कहा कि आप यहाँ हमें गारंटी दो कि तुम इमरान खान के वफादार रहोगे। ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ, यानी जिसके ऊपर कोई डाउट नहीं हो सकता, कि कोई दूसरी राय कायम नहीं हो सकती, कि मैंने उनको तसल्ली दी और कहा कि भाई मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा। बात यह है कि लोगों ने वोट दिया सिर्फ इमरान खान को, और उन्होंने हर एक बंदे से जो पूछा, हमें सिर्फ ये गारंटी चाहिए तुम बिकोगे नहीं, तुम हमारी अमानत इमरान खान तक नहीं। लेकिन आपकी पार्टी के जो लोग टिकटों के फैसले कर रहे थे तो उन्होंने गड़बड़ की ना। कहीं देखें, अंडरस्टैंडिंग में गलती हो सकती है। नहीं, अंडरस्टैंडिंग में गलती नहीं है। किसी जगह आपकी पार्टी के 3-4 लोगों के मैं नाम नहीं इस वक्त ले रहा, वो बेचारे पहले भी काफ़ी परेशानी का शिकार रहे हैं, उन्होंने लिख के दिया कि ये बंदा छोड़ जाएगा, उसकी बात ही नहीं सुनी किसी की। नहीं तो गलत फैसला किया है तो उसका अंजाम भी फिर भुगता है ना। तो 3-4 और भी हैं वैसे। मेरा ख्याल है कि ऐसा आगे नहीं होगा। लेकिन एक बात बताऊं, इलाके के लोगों ने इनका जीना हराम कर देना है।
जो शख्स लोटा बनेगा, जो इतनी बड़ी बेगैरती करेगा कि कसम अल्लाह की कसम उठा के एहतजाज जरूर करें लोटों के खिलाफ, लेकिन वायलेंस नहीं होना चाहिए। नहीं, वायलेंस की बात नहीं कर रहा। हाँ। अखलाकी तौर पर बंदे के ज़मीर में या अपने यहाँ कुछ शर्म व हया भी कोई चीज़ होती है कि आप कसम उठा के लोगों के सामने आप पब्लिक को कह रहे हो मैं उनका वफादार रहूँगा, मेरी आपके मुझे अमानतें सुपुर्द करो। हमारी मतलब है ये तो बेगैरती है ना कि आप अपनी एक शर्म व हया भी आपने ख़त्म कर दी। हमारी इंतखाबी तारीख का जो पहला लोटा था ना 1937 में, जो डॉक्टर मोहम्मद आलम लाहौर से इलेक्ट हुए थे और बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए, मुसलमानों ने उनको वोट दिए, वो कांग्रेस में शामिल हो गए, तो मुसलमानों ने उसकी जो लाहौर में हवेली थी उसके बाहर लोटे रखने शुरू कर दिए। तो वो बेचारा शायद लोटाइज्म शुरू हुआ। वो इस तरह सोशल प्रेशर का शिकार हुआ कि आखिर में उसने सियासत छोड़ दी। तो आप वही काम जो है अब और भी बहुत से लोग कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ फैसल वाडा साहब, ये जो जहांगीर तरीन साहब का इस्तीफ़ा है और परवेज़ खटक साहब ने पार्टी की सदारत छोड़ दी है, इस पर आपका क्या तबसरा है? देखिए क्या ये इमरान खान की विंडिकेशन है? देखिए मीर साहब, अभी तो खैर 4, 5, 6, 7 दिन में 10 दिन में और भी इस्तीफे आ जाएंगे हैं और भी आएंगे। लेकिन देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, अभी तक मीर साहब किसी ने मंशूर नहीं दिया। $24 बिलियन की पेमेंट हमने करनी जून में। करंट अकाउंट डेफिसिट का किसी को फिक्र नहीं है। पेट्रोल प्राइसेस, डॉलर, महंगाई, गुर्बत, सुई गैस, एजुकेशन, किसी का कोई प्लान नहीं। आज आपने पहला इंडिकेटर देखा है डेमोक्रेटिक सिलेक्टेड सिस्टम का, कि स्टॉक से नीचे गिर गई। ठीक है, आप लगे हुए हैं कि हम मरियम बीबी को, मरियम नवाज साहिबा को बुज़दार 2 की तरह सीएम पंजाब बना दें भाई। ठीक है, ये आखिरी इक़्तिदार है आप लोगों का। इसके बाद आप पार्टी होंगे नहीं, पावर नहीं होंगे। बुज़दार 2 का क्या मतलब है? बुज़दार 2 सर, जैसे बुज़दार आए थे हमारे एक दौर में, लेकिन बुज़दार की कोई पॉलिटिकल स्ट्रगल नहीं थी। मरियम नवाज जेल भी गई है। मरियम नवाज जेल गई किसी लीडर की भी नहीं है जितनी वर्कर की सड़क के ऊपर। हाँ। तो क्या वर्कर को आप वजीर आज़म या सीएम कुर्सी बिठाते? नहीं बिठाते। बिठाते आप वही हैं फैमिली कॉर्पोरेशन के तहत कि लायक हो या नालायक औलाद हो, क्योंकि आप उस घर में पैदा हो गए तो आप हुकूमत करेंगे। ठीक है, सो बुज़दार 2 मेरी बड़ी क्लैरिटी है, कोई बुरी नहीं, बुज़दार कोई बुरा आदमी नहीं है। ठीक है, इंसान है। मरियम साहब बन जाए, ठीक है, बन जाए। अब प्रॉब्लम ये है कि आपने इंडिकेटर स्टॉक्सिंग का देख लिया, मैंने आपको इशू बताया सबसे इंपॉर्टेंट, 24 बिलियन की पेमेंट करनी है डॉलर की आपने जून में। आपका बजट प्लान क्या है? आपका सुई गैस और बिजली के नरखों कम करने का क्या? IMF आपके सर पे खड़ा हुआ है, उसकी तैयारी आपने क्या की हुई है? रोटी, कपड़ा, मकान, इसकी महंगाई का आपने क्या साबुत गया? बेरोजगारी का आपने क्या किया? आप सारा दिन लगे बंदर बांध में कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मेरे साथ वो हो गया, वो अदालत में चला गया, वो अदालत में चला गया, वो भाई अगर अदालतों में आपने सारे फैसले करने हैं तो डेमोक्रेसी और अदालतों को माशाल्लाह सारी चीज़ें आती भी हैं। रेकोटेक आप देख लें, स्टील मिल्स आप देख लें, PIA आप देख लें, इमरान खान की गवर्नमेंट गिराने का आप देख लें, नवाज शरीफ को ओवर द काउंटर भेजने का, भुट्टो साहब को मारने का देख लें, जरदारी को 50 साल जरदारी साहब को सजा देने का देख लें। ये सारी चीज़ें मैं बहुत चीज़ें समझता हूँ कि बहुत अच्छा काम करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा अच्छा तारीखी फैसले करते, तो फिर आप उनको दे दें। तो मैं एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद तारिक फजल से ये पूछता हूँ कि ये जो फैसल वाडा साहब बार बार फरमा रहे हैं कि ये मुस्लिम लीग नून आखिरी दफ़ा इक़्तिदार में आ रही है, ये इनसे यकीनन इख्तलाफ करते हैं, लेकिन इसका जवाब क्या है? वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदेद। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, ये जो फैसल वाडा साहब बार बार कह रहे हैं मुस्लिम लीग नून आखिरी दफ़ा इक़्तिदार में आ रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? एक तवील फहरिस्त है जिसमें बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ साजिशें की। उसमें फ़ौजी आमिर भी हैं, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, और उन सब ने यह कहा कि नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म हो गई है। फैसल वाडा से ज़्यादा मशहूर आदमी थे, पाकिस्तान के चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ आज भी सियासत में मौजूद है, आइंदा भी रहेगा इंशाल्लाह ताला। तो यही फार्मूला बातों से ख़त्म नहीं हो सकती। ये आपने बिल्कुल सही कहा। दूसरी बात मैं कह दूँ, जो वाडा साहब ने कहा ना बुज़दार 2 और फलाना, देखिए ये टर्म्स हमारे यहाँ इस्तेमाल नहीं होती कि वसीम अकरम प्लस डबल प्लस। पार्टी ने फैसला करना है, पार्टी लीडरशिप ने फैसला करना है कि प्राइम मिनिस्टर मुशावरत जारी है और चीफ मिनिस्टर कौन होंगे। और हमें भी ये पता है कि इस वक्त जो चैलेंजिंग सूरत हाल है उसमें कैपेबल कि कौन कितना कैपेबल है, जो पंजाब चला सकता है, मरकज़ चला सकता है। सही फैसला होगा अगर मरियम बीबी को समझा गया, पार्टी ने समझा कि वो पंजाब हैंडल करेंगी तो ज़रूर आएंगी, और प्राइम मिनिस्टर भी जो आएंगे इंशाल्लाह वो भी मुल्क को इस बुरान से निकालने के लिए। एक सवाल 2018 में जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बन रहे थे तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब डिसक्वालीफाइड भी थे और जेल में भी थे, और मुझे याद है बहुत से लोग कहते थे कि
नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म हो गई, लेकिन उस वक्त मेरे समेत बहुत से लोग कहते थे कि सियासतदान डिसक्वालिफिकेशन से और जेल में भेजने से उसकी सियासत ख़त्म नहीं होती। आज इमरान खान जेल में भी है और डिसक्वालीफाइड भी है, क्या उसकी सियासत ख़त्म हो गई? देखिए, मैं नहीं कहता कि इमरान खान की सियासत ख़त्म हो गई है। इमरान खान को बिल्कुल राइट है कि वो सियासी अंदाज, जो सियासी असलूब है, उसके मुताबिक सियासत करना चाहें तो 10 दफ़ा करें, करते रहें। लेकिन इमरान खान की सियासत को जो आप ये कहें जो डेंट लगा है पीटीआई को, वो 9 मई से लगा है। उस नुकसान को रिपेयर करेंगे तो आप करें जी, आप सर 9 मई के वाक़े के तो मैं मज़म्मत करता हूँ, लेकिन जो इमरान खान साहब की 4 दीवारी और उनके निकाह का जो आया ड्रामा और जो उसका फैसला आया है जिसमें ज़िना हलाल और निकाह हराम हो गया है, उसका जो डेंट पड़ा है वो तारीखी डेंट है और वो ज़िंदगी भर वो डेंट चलता रहेगा जिसको आपने भुगता है। आप समझते हैं कि इद्दत केस में जो फैसला आया उसका इमरान खान को फ़ायदा हुआ है और इनको ज़बरदस्त नुकसान हुआ। और देखें, सोसाइटी के तौर पे भी मैं समझता हूँ, मेरा इख्तलाफ हो सकता है, मैं कहता हूँ 9 मई में फांसी चढ़ा दें, लेकिन ये आप अगर प्रेसिडेंट सेट करेंगे, किसी के 4 दीवारी कमरों के अंदर घुस जाएंगे, तो जानवर और इंसान का फ़र्क आपने ख़त्म कर दिया। दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। आप सोसाइटी पोलराइज थी, आप ज़िना को हलाल और निकाह को हराम, ये इसका फैसला भी अगर आप लोगों ने करना है तो फिर तो हर आदमी को निकाह से पहले, और तलाकशुदा औरत का तो फ्यूचर तबाह कर दिया आपने। पुराना मियाँ आके कह दे, काजी आएगा तो उसको जेल नहीं होगी, उस बेशरम को जो फायदे ले रहा था उसके बयान के ऊपर आप उस औरत को तबाह कर देंगे। ये कैसे, किस माशरे में हम, किसने राइट दे दी है? आप एक दफ़ा फिर एक मोअज़्ज़ज़ जज साहब की शान में गुस्ताखी नहीं सर, मैं एक फैसले की बात कर रहा हूँ। अच्छा, देखिए, मैं इस फैसले को क्रिटिसाइज करने का राइट रखता हूँ और मेरा काम है कि जो सही फैसला है उसको सर पे बिठाऊं और जो गलत फैसला है उसको क्रिटिसाइज करूँ। एक आखिरी चीज़, अगर डॉक्टर साहब की मैं बात करूँ, मैंने ये नहीं कहा कि नवाज शरीफ साहब की इक़्तिदार नवाज शरीफ साहब का ये आखिरी है। अब अगर नवाज शरीफ साहब आ गए थे, एक शर्मिंदा स्पीच वो कर भी रहे थे, अगर वो उसमें ये कह देते, अगर बिगर प्लेयर होते, डेमोक्रेटिक प्लेयर होते, दिल रखने के लिए कहते जी आपने इंडिपेंडेंट ज़्यादा लिए हैं शोएब शाहीन साहब, आप गवर्नमेंट बनाएं, ठीक है, सिर्फ ये स्टेटमेंट दे देते, जबकि गवर्नमेंट किसी का बाप नहीं बना सकता था, ठीक है, किसी का बाप नहीं बना सकता, ठीक है, लेकिन आप ये स्टेटमेंट दे देते तो एक डेमोक्रेटिक वेलबींग नजर आती, ठीक है। लेकिन आपने पहले ही क्या किया, फिर जिदबाजी, फिर हटदर्मी, फिर बदमाशी। शोएब शाहीन साहब, अब आपको अपनी पार्टी के बानी चेयरमैन का मुस्तकबिल क्या नजर आ रहा है? पहली बात तो यह है कि उन्होंने कहा ना किसी का बाप नहीं बना सकता, बाप का बाप ही बना सकता है और बाप का बाप ही बना रहा है, पहली बात। दूसरी बात है भाई, सारा पाकिस्तान आज इमरान खान के साथ खड़ा है। ये तो बोने सियासतदान और ये इस्टेब्लिशमेंट और ये इलेक्शन कमीशन और वो सहूलतकार मुनसिफ जिन्होंने ये मुल्क की जड़ें खोखली कर दी हैं और तबाह बर्बाद कर दिया है, उनको तो मेरे ख्याल है उनको तो अब ये सबक सीखना चाहिए कि एक शख्स जेल में बैठा है और उसके नाम से इतना थर थर काँप रहे हैं। आज भी अगर रूल कर रहा है ना, खुदा की कसम मैं दिल से बात कर रहा हूँ, ये कोई सियासत वाली बात नहीं कर रहा, आज अगर पाकिस्तानी कौम और लोगों के दिलों पे राज कर रहा है ना, दिलों का बादशाह और शहनशाह है, तो सिर्फ इमरान खान है। और एक बात और बता दूं, अगले 50 साल तक मेरी बात खत्म हो गई, कसम उठा के बात की है, ये मेरा बिलीव है, मेरा बिलीव है, अगले 50 साल तक जो अगली नस्ल तैयार हो रही है, ये लोग नजर भी नहीं आएंगे। अच्छा चलें, 5 साल का बच्चा क्या बात करते हैं, इमरान खान का मुकाबला ये सियासतदान करेंगे जिनका पैसा एक लतीफा सुनाया था, वो मैं सुना देता हूँ आपको, इमरान खान साहब की सिर्फ एक दौर की। उन्होंने कहा, इसफंदियार वली खान ने, कि हमारे इलाके में एक शख्स गधे पे सोने की कांच की चूड़ियाँ बेचने के लिए आया, दोनों तरफ लदी थी, तो एक पठान ने मोटा डंडा एक तरफ रख के मारा और पूछा इस गधे पे क्या है, तो उसने कहा इसी तरह डंडा दूसरी तरफ मारो फिर कुछ भी नहीं है। एक दौर तो इमरान खान का बर्दाश्त कर गया पाकिस्तान, दूसरा दौर नहीं बर्दाश्त कर सकता। कांच की चूड़ियां जो PDM 1 ने जो तबाही मचाई है, PDM 2 के पास मुल्क को चलाना तो दूर की बात है। देखें, 6.2% GDP थी, $24 बिलियन आपके रिजर्व थे, जो इनके 4 साल में हुआ है, बिजली का यूनिट था। मैं उन लोगों में से आप दोनों बोलेंगे तो समझ नहीं आएगी, आप आखिरी बात कर दें। मैंने शोएब साहब से रिक्वेस्ट करनी, शोएब साहब को इस एक्सीडेंटली इस पार्टी में तो आ गए हैं। शोएब साहब कितना टाइम हुआ इस पार्टी के अंदर, कितना टाइम हुआ शोएब साहब को? 9 मई के बाद आए थे। 9 मई के बाद आ गए, ठीक है, तो हमने 15 साल दिए इस पार्टी के अंदर, हम तो पैदा PTI में हुए थे। तो शोएब साहब जो बातें कर रहे हैं ना, वो शोएब साहब का जोश है जो शुरू में होता है। अभी जब होश ठिकाने आ जाएंगे, जब आपके सामने 93 का फिगर 60 और 60 से 30-35 पे आएगा, तो आपको लग पता चल जाएगा। वैसे मैं आपको याद कराऊं, सैफुल्लाह अबड़ो साहब आपके साथ बैठे हुए थे, PTI के सेनेटर थे, वो बड़ा सख्त बोल रहे थे, कुछ छोड़ गए।
सख्त बोले थे ना। पीटी बहुत सख्त बोले थे और पीटीआई छोड़ गए। लेकिन मुझे लगता है कि शुएब शाहीन साहब तो एक मुश्किल दौर में पीटीआई में शामिल हुए। मैं इनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा। देखिए सलमान अकबर राजा साहब की भी क्रेडिबिलिटी के ऊपर मैं कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा, और मुझे शायद लगता है कि ऐसे 5-10 चेहरों के तो फैसले हो जाएंगे, ठीक, बाकी सब चने खाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल वाडा साहब, तारिक फजल चौधरी साहब, शुएब शाहीन साहब। और देखें आने वाले वक्त में पाकिस्तान में हुकूमत कौन बनाता है, वज़ीर आज़म कौन होगा, और जो पाकिस्तान की इकॉनमी को दरपेश चैलेंजेस हैं उनका मुकाबला कौन करेगा। कल दोबारा मिलते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।